Good evening to everyone. Welcome to Sanskrit Pandey प्रयागराज यूट्यूब चैनल. हाय, आई एम लक्ष्मी पांडे. जैसा कि कल मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि आज से हम शाम 4 से 5 अपनी झारखंड प्रवक्ता की झारखंड स्पेशल बैच स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट पेपर के लिए. तो इसलिए आज हमने हमारी क्लास को स्टार्ट कर दिया है और आप लोग जहाँ पर भी हैं जल्दी जल्दी इस पर कनेक्ट हो जाइए ताकि हम जल्द से जल्द अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें और इस राज्य के बारे में नई नई चीज़ों को जान सकें. तो चलिए हम जुड़ते हैं. बाकी जितने लोग भी आ गए हैं ठीक है, बाकी लोग आते रहिए और हम अपना शुरू करते हैं आज की क्लास का. तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोगों ने ये क्लास किस लिए स्टार्ट की है, ये हमने झारखंड जीएस बैच फर्स्ट पेपर के लिए स्टार्ट की है. तो हम यहाँ से शुरू करते हैं. सबसे पहले है झारखंड. तो झारखंड जो राज्य बना वो भारत का कौन सा राज्य बना? 28वां राज्य बना. और इसकी राजधानी क्या थी? 28वां राज्य. और जब ये राज्य बना तो इसकी राजधानी क्या रखी गई? इसकी राजधानी रांची रखी गई. इसके पीछे एक छोटा सा इतिहास है कि झारखंड राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसको जान लेते हैं हम लोग. थोड़ा सा है क्योंकि आज हम जो ये क्लास स्टार्ट किए हैं इसके अंदर हम आज झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक छोटा सा है ये इंफॉर्मेशन, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो ये करते हैं. पहले क्या था कि बिहार, उत्तर प्रदेश प्लस पश्चिम बंगाल प्लस उड़ीसा, ये 4 राज्य पहले आपस में एक थे. कब की बात है ये 1911 की बात है. और 1911 में अगर आपको याद होगा कि उस समय एक चीज और इम्पोर्टेंट थी कि 1911 में दिल्ली में दरबार दर्शन लगा था जब जॉर्ज पंचम आए थे. तो उस समय ये कहा गया था कि 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता ना होकर के दिल्ली रखी जाएगी. तो ये एक और इम्पोर्टेंट कंटेंट है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा. बाकी फिर इसके आगे क्या हुआ? 1912 में सबसे पहले कौन सा राज्य अलग हुआ इस बिहार से? क्योंकि ये सारे एक साथ थे, बिहार से ही लगे थे. यूपी था, पश्चिम बंगाल था, उड़ीसा था. तो बिहार से उस समय 1912 में सबसे पहले इससे पश्चिम बंगाल अलग हुआ. अब इनके अलग होने का कारण आप लोग जान लीजिए कि ये राजनीतिक कारण होते हैं जिसकी वजह से ये राज्य एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि एक ही सरकार के लिए इतनी बड़ी जनता और उनकी सारी चीजों को संभालना मुश्किल हो जाता है. इसलिए क्या होते हैं, राज्य अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लेते हैं या सरकार ही उन्हें अलग कर देती है. तो 1912 में पश्चिम बंगाल अलग हुआ. किससे? बिहार से अलग हुआ. उसके बाद देखते ही देखते 1936 में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया. उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया. यानी कि अब हमारे पास पश्चिम बंगाल जा चुका है और उड़ीसा जा चुका है. तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि इसी बिहार को तोड़ करके लास्ट में कब 15 नवंबर 2000 को हमारे सामने एक नए राज्य की स्थापना हुई जो भारत का 28वां राज्य बना. और उस राज्य का नाम क्या रखा गया? झारखंड रखा गया. तो आप लोगों को आई थिंक कितनी चीजें क्लियर हो गई होंगी. ये थोड़ा सा नॉलेज था लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब कैसे हुई और ये किससे टूट के अलग हुआ है, किस राज्य से टूट करके. तो इसके लिए इतना था. बच्चों मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके लिखूंगी. आप लोगों को सिर्फ पढ़ने से मतलब है. जो चीजें ना समझ में आए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे. ठीक है. उसके बाद अब हमें ये देखना है कि जब झारखंड भारत का 28वां राज्य बना,
अब इसकी स्थिति क्या है, ये कहाँ पर है, कैसे है, इसके साथ कौन से जिले कौन से राज्य लगते हैं, इसकी सीमाएं कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो ये सब भी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि ये भारत के किस दिशा में है। तो जैसे आपको पता है इधर ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है। तो झारखंड जो है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में है। एक पॉइंट तो ये हो गया। ये किस पर्पज से है, ये भारत की मैप से है, यानी कि भारत के नक्शे में, भारत के नक्शे में झारखंड जो है वो भारत के उत्तर पूर्व दिशा में है। चलिए उसके बाद क्या हुआ, अब जब ये हमारा झारखंड आया तो अब क्या हुआ, जब इससे सारे राज्य अलग हुए या ये जब उन राज्यों से अलग हुआ तो अब इनकी दिशाएं क्या हैं ये देख लेते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। झारखंड से लगने वाले, झारखंड की सीमा से लगने वाले, सीमा से लगने वाले राज्य, तो झारखंड की सीमा से लगने वाले जो राज्य हैं वो टोटल हैं 5 राज्य। लगने वाले राज्य 5 हैं। अब उनके नाम क्या हैं और इनकी दिशाएं क्या हैं ये जानेंगे। तो पहले उनके नाम जानते हैं। ये सबसे पहले झारखंड किस राज्य से अलग हुआ है, तो ये बिहार से अलग हुआ है, तो हम सबसे पहले बिहार लिख लेते हैं। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और लास्ट में है छत्तीसगढ़। झारखंड से लगने वाले 5 राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब आइए इनकी दिशाएं हम जरा नक्शे पर देखते हैं। नॉर्थ में हमारे पास यहाँ पर है बिहार। कौन सा राज्य है, बिहार। उसी से थोड़ा सा आगे आकर के यहाँ पे कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। ये मैंने सब आपको नक्शे पे दिखाया हुआ है, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके थोड़े से आ जाएंगे दक्षिण दिशा में, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़। उसके नीचे यहाँ पर साउथ में आपको उड़ीसा मिलेगा और यहाँ पर आपके पास है पूरब में पश्चिम बंगाल। झारखंड राज्य से लगने वाले 5 राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि इस झारखंड से जो राज्य लगे हुए हैं उन राज्यों के कौन से जिले हैं जो इसकी सीमा को टच करते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है वो एक उत्तर प्रदेश का है और एक बिहार का है, जो अक्सर हमें अपने एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा को जो झारखंड का जिला टच करता है उसका नाम है गढ़वा। क्या नाम है, गढ़वा। यानी कि झारखंड राज्य का गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। उसी तरह बिहार को झारखंड का कौन सा जिला टच करता है, तो उसका नाम है कोडरमा। तो कोडरमा जिला जो है झारखंड का वो बिहार राज्य की सीमा को टच करता है। चलिए अब आप लोग इसे चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो मैंने आपको बता दिया है कि झारखंड राज्य से कौन कौन से राज्य लगते हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं झारखंड के जो हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य को छूते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। आइए इसी के साथ अब देखते हैं कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है झारखंड की, यानी कि ये कौन से अक्षांश और देशांतर पर स्थित है। भौगोलिक स्थिति,
ये उत्तर दिशा में, यानी कि इसका अक्षांश उत्तर दिशा में कहां से कहां तक है? ये 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 सेकंड तक ये उत्तर दिशा में है। क्या? इसका अक्षांश, यानी जो इसका अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तर दिशा में 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 18 सेकंड तक है। और सेम इसी की तरह ये पूरब दिशा में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अभी स्टार्टिंग में ही कि जो झारखंड राज्य है वो भारत के किस दिशा में आता है, तो ये भारत के उत्तर पूरब दिशा में है, उत्तर पूरब। तो इसका विस्तार भी इसी डायरेक्शन में होगा। इसी वजह से उत्तर दिशा में ये कितना गया है? ये उत्तर दिशा में 21 58 10 से लेके 25 18 तक गया है। अब ये पूरब दिशा में कहां से कहां तक गया है, यानी इसका देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार इसका है 83 डिग्री 22 मिनट से 87 डिग्री 57 सेकंड तक है। आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे पता है कि आप लोग कहाँ कंफ्यूज या किसी को क्या नहीं समझ में आ रहा होगा। आपको अक्षांश और देशांतरीय नहीं समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ इसका इंट्रो दे देती हूँ, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही थोड़ी नॉलेज इस एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो जितना ज़रूरी है मैं आपको उतना ही बताऊंगी। अक्षांश और देशांतरीय देखिए, जैसे ये ग्लोब है, यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हम ग्लोब को हिंदी में क्या कहते हैं। चलिए इस पर भी दिशा का मापन करिए। हो गया है। अब इसके अंदर जो ये लेटी हुई लाइनें हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं और हिंदी में हम इनको क्या कहते हैं? अक्षांश। और ये कहाँ से कहाँ चलती हैं? ये चलती हैं चाहे वेस्ट टू ईस्ट कहिए या ईस्ट टू वेस्ट कहिए, क्योंकि हमें इसमें अभी दिशा का निर्धारण बताना है आपको। तो जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो कहाँ से कहाँ तक चलती हैं? मान लीजिए यहाँ से मैं बता रही हूँ आपको, पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। तो इसलिए इसका विस्तार कैसा है अक्षांशीय का? मैं आप लोगों को थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर के बारे में बता दे रही हूँ, जितना जरूरी है आप लोगों के लिए। ये मैंने आप लोगों के सामने ग्लोब बनाया हुआ है और ये ग्लोब पर यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट, यानी पूरब और पश्चिम दिशा है। देखिए जो हमारा अक्षांश होता है उसकी जो दिशा होती है वो कैसे कैसे होती है, क्योंकि ये लाइनें जो हैं इसकी ये होती है हमारी अक्षांशीय लाइनें, और क्योंकि ये उत्तर दिशा में और ये दक्षिण दिशा की ओर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये जो बीच की एक अक्षांशीय रेखा होती है सबसे बड़ी वाली, ये हमारे ग्लोब को दो भागों में बांटती है, और उस तो दो भागों में बांटेगी तो ऊपर वाला कौन सा होता है? उत्तर दिशा होता है, नीचे वाला दक्षिण दिशा होता है। तो जो इसका विस्तार होगा अक्षांशीय रेखा का, वो क्योंकि हम झारखंड राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो हमारा उत्तर की दिशा की तरफ है, ये वाला। इसीलिए ये जो अक्षांशीय रेखा है इनका विस्तार कहाँ पर माना जाएगा? उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा की ओर ये क्या माना गया है? 21 58 10 से 25 18 तक माना गया है। तो ये हमारी अक्षांशीय रेखाएं जो लेटी हुई होती हैं। अब इसी का उल्टा लेते हैं, देशांतरीय रेखा क्या होती है? देशांतरीय रेखा होती है खड़ी लाइनें, ये वाली, ये देशांतरीय रेखा है, क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी ये बीच की लाइन होती है खड़ी लाइन, ये क्या करती है? इस ग्लोब को दोबारा से दो भागों में बांटती है। और अब इनकी दिशा क्या होती है? इनकी दिशा होती है पूरब और पश्चिम। तो इनका विस्तार किस तरफ होगा? पूरब और पश्चिम दिशा की तरफ होगा।
मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अक्षांशीय रेखा जो होती हैं, उसके अंदर जो सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा है वो ग्लोब को क्या करती है, उत्तर और दक्षिण दिशा में दो भागों में बांटती है। तो इसका विस्तार किस तरफ होगा अक्षांशीय का, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में। ठीक है, अब इसी तरह जो हमारी देशांतरीय रेखा होती है वो ऐसी खड़ी लाइनें होती हैं। तो जब आप किसी खड़ी चीज को यहाँ पे दो भागों में बांटोगे तो ये पूरब की दिशा होगी और ये पश्चिम की दिशा होगी। तो इसलिए जो देशांतरीय विस्तार होता है वो पूरब की ओर और पश्चिम की ओर होता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के अनुसार जो है इसका विस्तार यहाँ पर किया गया है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका विस्तार उत्तर और पूरब ही दिशा में है। तो उत्तर में इतने से इतना है और पश्चिम पूरब में इतने से इतना है। चलिए, अब ये इसकी भौगोलिक स्थिति थी। मैंने अभी तक आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आज के लिए मैंने वो सब आपको नोट करा दिए हैं। अब इसके अंदर कुछ बातें हम लोग और जानेंगे कि भौगोलिक स्थिति के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसमें अनुमंडल कितने हैं, प्रमंडल कितने हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद यहाँ पे कितना वनों की भूमि है, झारखंड को झारखंड नाम कैसे पड़ा है। तो ये कुछ पॉइंट्स और हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। तो हम इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आप लोग ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये एग्जाम पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा देखने को, इसलिए एक भी इसमें से स्किप मत करिएगा। अगर स्किप किया तो एक नंबर गया। चलिए, एक चीज मैं इसमें आपको और बताना चाहती हूँ कि जैसे आपको पता है कि इसकी राजधानी रांची है, तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक। आपको पता है कि भारत से कर्क रेखा जाती है बीचों बीच से, यानी कि कर्क रेखा भारत के, ये इम्पॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, बीचों बीच से जाती है। अच्छा, ठीक है। अब ये कितने राज्यों से जाती है, कुछ लोग तो जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ कि ये भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है। अब ये भारत के कौन से 8 राज्य हैं, उनका नाम मैं लिख दे रही हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड एक ऐसा राज्य आ गया जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी। तो मैंने इसको एक बॉक्स में डाल दिया है बिकॉज ऑफ ये इंपॉर्टेंट पर्पस से है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 8 राज्य होने चाहिए। 2 राज्य हमारे और कौन से हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए, तो अब इसके अंदर हमारा जो मेन पर्पस था बताने का वो ये था क्योंकि झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जो इस कर्क रेखा से होकर के गुजरता है, या कर्क रेखा इस झारखंड राज्य से होकर के जाती है। बाकी तो ये 8 हैं ही, इनके नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब झारखंड राज्य का कौन सा शहर है या कौन सा ऐसा जिला है, या कह सकते हैं कि झारखंड की वो कौन सी चीज है जो हमारी कर्क रेखा को छूती है। तो झारखंड की जो राजधानी रांची है, ये जो है भारत की कर्क रेखा को छूती हुई जाती है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। फिर से सुन लीजिए कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर के गुजरती है और ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और हाँ, तो ये 8 राज्य हो गए। अब झारखंड की कौन सा जिला, कौन सी चीज है या कौन सी स्थिति ऐसी है जो कर्क रेखा पर बीचों बीच पड़ती है, तो वो झारखंड का रांची राजधानी है जो इस कर्क रेखा पर छूती हुई जाती है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट था, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। प्रमंडल जो होता है वो किसी राज्य की प्रशासनिक इकाई को कार्यरत करने के लिए बनाया जाता है।
अब इस प्रमंडल का निर्माण कैसे होता है? प्रमंडल में उस राज्य के कई जिले आते हैं, यानी कि प्रमंडल का निर्माण जो होता है वो कई जिलों से मिलकर होता है, कई जिलों से मिलकर होता है। ठीक है, अभी इन कई जिलों से मिलकर होने का नाते प्रमंडल हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है, एक कमिश्नर नियुक्त किया जाता है जो अपनी रिपोर्ट जो है वहाँ राज्य के सचिव को देता है। ठीक है, तो हमें इतना नहीं जानना है, हमारे लिए जो जरूरी है बस वो जानना है कि प्रमंडल क्या होता है। तो प्रमंडल प्रशासनिक इकाई को आगे कार्यरत करने के लिए बनाया जाता है और ये कई जिलों से मिलकर बना होता है। तो झारखंड के अंदर कितने प्रमंडल हैं? तो झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, यानी कि एक प्रमंडल में मान लीजिए 5 जिले होंगे, तो ऐसे ही जो है 5 प्रमंडल हैं तो पांचों में 5-5 जिले होंगे। लेकिन फिलहाल में हमारे पास अभी झारखंड में इतने जिले तो नहीं है, हमारे झारखंड में अब 24 जिले हैं, तो उसी के अनुसार इनको बांटा गया होगा। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। तो मेन चीज यही है कि हमारे झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं? तो यहाँ पर 5 प्रमंडल हैं। अब बारी आ गई है अनुमंडल की। तो अनुमंडल किसे कहते हैं? अनुमंडल भी प्रशासनिक इकाई को कार्यरत करने के लिए बनाया जाता है। और अनुमंडल क्या होता है कि ये एक जिले के अंदर कई सारे या कई अनुमंडल होते हैं, कई अनुमंडल होते हैं। और एक अनुमंडल जो है, एक अनुमंडल कई प्रखंडों से मिलकर बना होता है, कई प्रखंडों से मिलकर बना होता है। चलिए अब फिर से एक बार देख लेते हैं इनको। अनुमंडल क्या होता है? अनुमंडल भी प्रशासनिक इकाई को कार्यरत करने के लिए बनाया जाता है किसी राज्य में, और एक जिले में कई अनुमंडल होते हैं और एक अनुमंडल में कई प्रखंड होते हैं। तो झारखंड राज्य में कितने अनुमंडल हैं? तो झारखंड राज्य में 44 अनुमंडल हैं। पहले इनकी संख्या 45 थी, लेकिन अब इनको 44 कर दिया गया है। चलिए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कहीं पर। चलिए बच्चों, अब इस प्रमंडल से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, मुझे लगता है कि आज आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे, और जो लोग नहीं समझ पाए हैं कृपया करके वो इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये नया हो सकता है। अलग अलग जिले के लोग भी और अलग अलग राज्यों के लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको एकदम लर्न हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ वही बताई गई हैं। तो आपको बहुत ना ज़्यादा अंदर जाना है और ना ज़्यादा इसके लिए परेशान होना है। चलिए आ जाइए। क्या था कि जब झारखंड राज्य 28वां राज्य बना था तो उसमें उस समय 18 जिले थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 18 जिले थे कब? स्टार्टिंग में, यानी कि प्रारंभ में। फिर क्या हुआ, इसके अंदर अभी जल्द में जो है 6 जिले और ऐड किए गए हैं, 6 जिले नए आए हैं। अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 24 हो गई है। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। यानी कि वर्तमान में झारखंड राज्य के कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड यहाँ पर आइए, ये आप लोग लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रही हूँ। पहले जो है झारखंड राज्य जब 28वां राज्य बना था तो 18 जिले थे, और अभी इसमें 6 नए जिलों को जोड़ करके टोटल 24 जिलों को बनाया गया है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं, आ सकता है ये, तो भूलिएगा नहीं। तो प्रमंडल में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, सबसे बड़ा प्रमंडल, और सबसे छोटा प्रमंडल। तो सबसे बड़ा प्रमंडल जो है वो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर। क्या नाम है उसका सबसे बड़ा प्रमंडल का? तो है उसका नाम
उत्तरी छोटा नागपुर। और सबसे छोटा प्रमंडल का नाम है पलामू। तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक नंबर के हैं। तो क्योंकि बहुत ही इजी पेपर आता है एक हिसाब से आप लोगों के प्रवक्ता का, तो उसके पर्पज से हमें इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़नी है कि जो छूट जाए आपसे, यानी कि जो थोड़ी आसान चीजें हैं, तो इनको जानते रहिएगा कि प्रमंडल में जो सबसे बड़ा प्रमंडल है वो हमारा है छोटा नागपुर का, और जो सबसे छोटा प्रमंडल है वो है पलामू। चलिए, अब इसी के साथ एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको, अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। झारखंड राज्य के जो जिले हैं वो कितने हैं, यानी कि टोटल डिस्ट्रिक्ट 24 हैं। अब इन 24 में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है उसका नाम है पश्चिमी सिंहभूमि। अब इससे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जो एक हमारे आंदोलनकारी थे बिरसा मुंडा, अगर आपने नाम सुना होगा, कई लोगों ने सुना होगा, तो उनके अभी जल्दबाजी में झारखंड में इनके नाम से एक चीज भी बनाई गई है, उसका नाम बदल करके बिरसा मुंडा के नाम से रख दिया गया है। वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो क्या है। तो जो बिरसा मुंडा थे एक आंदोलनकारी, वो जो है इस सिंहभूमि जिले से ही रिलेटेड थे, यानी कि पश्चिमी सिंहभूमि से, वो यहीं के रहने वाले थे। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है उसका नाम है रामगढ़। आप लोगों ने रामगढ़ का नाम कई बार सुना होगा, शोले मूवी में भी सुना होगा, ठीक है। चलिए, तो क्या था कि ये रामगढ़ जो है ये झारखंड का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इससे रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भारत के कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पर हुआ था रामगढ़ में, ठीक है। तो हमारे जो भारत के अधिवेशन हुए थे उसमें से एक अधिवेशन जो है वो यहाँ पर हुआ था, भारत का कांग्रेस अधिवेशन। अगर पूछा जाएगा कि झारखंड के किस जिले में हुआ था, तो वो झारखंड के रामगढ़ जिले में हुआ था। भारत का कांग्रेस अधिवेशन यहीं पर हुआ था। चलिए, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। चलिए, थोड़ा सा और आप लोग कष्ट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। मुझे पता है कि किसी का चाय का टाइम हो गया होगा, किसी का सोने का टाइम, किसी का घूमने का टाइम हो गया होगा, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि शाम का टाइम है, सब लगभग यही करते हैं। तो चलिए अब आगे करते हैं जल्दी से। तो मैंने आपको बता दिया 24 जिले हैं, और उन 24 जिलों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला था। अब इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ की पहले तो ये झारखंड नाम कैसे पड़ा था, ये पॉइंट्स मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गई थी। देखिए, झारखंड का नामकरण कैसे हुआ, बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत टफ नहीं है। इसका नामकरण ऐसे हुआ कि जो झारखंड है ना, मैंने आपको अभी जिलों के बारे में जब बताया तो उसमें एक वर्ड आया था छोटा नागपुर, तो आपने इससे रिलेटेड एक वर्ड और सुना होगा, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। पठार होने के नाते क्या है, यहाँ पर खनिज संपदा बहुत है, खनिज संपदा यहाँ पर बहुत पाई जाती है। यहाँ पे झाड़ों की संख्या बहुत है, झाड़ों की, वनों की यहाँ पे बहुलता है। और एक जो सबसे मेन रीजन है ना यहाँ पे, ये है कि यहाँ पे आदिवासी समुदाय बहुत है, आदिवासी समुदाय
के लोग यहाँ पे बहुत अधिक पाए जाते हैं, आदिवासी समुदाय के लोग अधिक पाए जाते हैं। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से इसका नाम झारखंड पड़ा है, यानी कि झाड़ों का खंड। झाड़ों की संख्या और वनों की बहुलता के कारण यहाँ पे, क्योंकि ये पठार का एक भाग है, तो यहाँ पे खनिज संपदा बहुत अधिक है और यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो ये 3 फैक्ट ऐसे हैं जिसने इसका नाम जो है वो झारखंड रखा है, इन 3 फैक्टों के आधार पर। तो बस ये छोटा सा पॉइंट था इससे रिलेटेड। अब इसी से रिलेटेड हम एक पॉइंट और यहाँ पे जान लेते हैं कि भारत का कितना % का हिस्सा है जो इसके वनों में आता है, जो है भारत का कितना प्रतिशत वनों की भूमि के लिए है, क्योंकि यहाँ पे वनों की बहुलता बहुत अधिक है ना, झाड़ों की, वनों की, इसी वजह से इसका नाम झारखंड पड़ गया था। तो कितना है वो, ये हमें जानना है। तो प्रतिशत में वनों के लिए है, तो यहाँ पर ये है 29.45% का जो भाग है भारत का, वो यहाँ पर वनों के लिए है, यानी कि वो वनों की भूमि है। ठीक है, चलिए अब इसी से रिलेटेड है 2-4 पॉइंट्स और हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है। ये तो यहाँ पे भारत के कितना प्रतिशत का भूमि है जो यहाँ पर वनों के लिए यूज किया जाता है, तो वो वनों के लिए यहाँ पे 29.45% है। तो इसको परसेंट में याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है ना वो परसेंट में ही आता है, इस वजह से। अब इसी के साथ है, ये तो वनों की बात हो गई। अब कृषि के लिए कितना % यहाँ पर दिया गया है, या कृषि के लिए कितनी भूमि यूज की जा रही है। तो कृषि के लिए जो यहाँ पर भूमि है, कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि, वो आपको नंबर में याद रखना है, वो है 38 लाख हेक्टेयर, सॉरी 38 लाख हेक्टेयर। तो ये 2 पॉइंट थे, छोटे छोटे, देखने में तो छोटे हैं लेकिन हैं बहुत काम के। तो भारत का जो है वो 29.45% वनों के लिए प्रयोग किया जाता है झारखंड राज्य में, और झारखंड राज्य में ही कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि कितनी है, तो वो 30 लाख हेक्टेयर है, यानी 38 लाख हेक्टेयर है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, तब तक मैं ऊपर से इरेज कर रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि एक 2-4 पॉइंट्स और बचे हैं इसी से रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं, तो ये हैं कि यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाती है, जलवायु कैसी है यहाँ की। उसके बाद है कि यहाँ का तापमान अधिकतम कितना होता है और न्यूनतम कितना होता है, अधिकतम और न्यूनतम। और जलवायु हो गई आपकी, और यहाँ का औसतन वर्षा कितनी होती है, यहाँ पर औसतन वर्षा कितनी होती है यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, यानी कि झारखंड राज्य में किस तरह की जलवायु पाई जाती है, तो वो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु आप लोग समझते होंगे, तो मतलब यहाँ पर क्या है कि जो वर्षा होती है, यानी कि जो औसतन वर्षा होती है, उसका जो लिमिटेशन होता है वो अच्छा होता है, जिसकी वजह से क्या है बारिश ज्यादा आती है, और फिर वहां पे क्या है पेड़ पौधे वन ये सब ज्यादा उग पाते हैं। तो वहां पे यानी कि कहा जा सकता है कि ग्रीनरी बहुत होती है। ठीक है, तो यही है, इसी वजह से यहाँ पे ये मानसूनी जलवायु होने के कारण जो है यहाँ की वनों की बहुलता बहुत अधिक है। तापमान औसतन कितना होता है यहाँ पे अधिकतम में, तो यहाँ पर होता है औसतन 44 डिग्री अधिकतम में, और न्यूनतम कितना जाता है औसतन में, तो न्यूनतम आपका जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब वर्षा कितनी होती है, यहाँ पे वर्षा बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो वो 110 डिग्री से लेकर के 140 तक
होती है। ओके, अब इसके साथ ही कुछ एक आध पॉइंट्स और हम ये जान लेंगे क्या, यहाँ की मुख्य फसल क्या है। तो यहाँ की मुख्य फसल जो है वो धान है। देखो भाई, धान जो लोग उगाते होंगे उनको पता होगा कि धान की खेती पानी बहुत अधिक लेती है। तो जब बारिश होगी तभी तो यहाँ पे उग पाएगा ना कुछ। तो बारिश ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा मतलब है कि अच्छी बारिश मिल जाती है, तो उसकी वजह से क्या है, धान की खेती यहाँ पे बहुत अधिक होती है, यानी कि चावल की खेती जिसे कह सकते हैं हम लोग। चलिए, थोड़ा सा है मुझे चलिए बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये उतार लिया होगा। बस एक लास्ट पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर ये जो झारखंड का इतिहास था ये खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा आज आप लोगों को लंबा लगा होगा क्योंकि भाई पहला दिन था और चीजों को अच्छी तरह से समझना था, इस वजह से। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। और एक जो लास्ट पॉइंट है इससे इम्पोर्टेंट है वो, और वो ये है कि इसका डिस्टेंस देख लेते हैं हम लोग, मतलब ये कितनी दूरी में फैला हुआ है झारखंड राज्य, इसकी लंबाई क्या है और इसकी चौड़ाई क्या है। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द डे। तो इसकी जो उत्तर से दक्षिण दिशा में दूरी है तो वो कितनी है, यानी इसकी लंबाई कह सकते हैं, तो वो है 380 किलोमीटर की क्या लंबाई। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, इसकी चौड़ाई है 463 किलोमीटर की। वो आपको देख के भी पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने मैप बनाया है आपको पढ़ाने के लिए, मैंने थोड़ा सा मैप का पोर्शन कम यूज किया है, तो इसकी वजह से आपको ये थोड़ा छोटा लग रहा होगा। बाकी जो है इसकी चौड़ाई अधिक है इस मैप की, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है ये 463 किलोमीटर है, और इसकी जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। तो यही आज का मेन पॉइंट था, लास्ट का। तो आज मैं अपनी क्लास को इसी पॉइंट पे एंड करूंगी। कल से हम लोग जो है नई टॉपिक पर स्टार्टिंग करेंगे। कल से हम झारखंड राज्य का राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे कि उसके पर्पज से पहले क्या थे, कौन से प्रधानमंत्री पहले थे, कौन से राज्यपाल थे, और यहाँ पे लोकसभा में सदस्य कितने हैं, राज्यसभा में सदस्य कितने हैं। तो कल हम इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो धीरे धीरे करके हम आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, और कम ही समय में या जो भी समय हमारे पास है उसके अंदर हम आपकी सारी अच्छे से तैयारी करवा देंगे, ताकि आपको आपके पेपर में बैठने पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।